हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइमलाइन विद राहुल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग आपने थंबनेल ही देख रखा होगा कि उसमें हमने बात लिखा है कि एनटीपीसी, यूपीएसआई, बिहार एसआई और ग्रुप डी ये चारों में बैलेंस कैसे बनाएं। एक्चुअली क्या है कि बहुत कैंडिडेट होंगे जो कि ये चारों फॉर्म को भर रखा होगा उन्होंने। तो बेसिकली मैक्सिमम कैंडिडेट हमारे वैसे ही होंगे, जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे वो बेसिकली बिहार एसआई से रिलेटेड है, लेकिन रेलवे के भी बहुत सारे हैं कैंडिडेट हैं। तो मैं एक बैलेंस अप्रोच बनाना बहुत ज़रूरी है। रीज़न कि देखो यार, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी में। करीब करीब देखो, एनटीपीसी अगर आज आपने इस मौके को चूक कर दिया तो फिर शायद लाइफ में पता ना मौका मिले या ना मिले, कोई नहीं जानता। सेकंड थिंग, यूपीएसआई का भी सेम है। ग्रुप डी का मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मिल जाए, क्योंकि लेवल 1 की पोस्ट है और इसके रेलवे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो निकलते रहेगा। बिहार एसआई का भी मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट वैकेंसी हो। तो बेसिकली आपको एक बहुत अच्छे से बैलेंस अप्रोच में किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। लाइक देखो, एक होता है ना कि एक वाक्य है, मैंने कहीं पढ़ा था कि समय के पास भी इतनी समय नहीं होती कि वो दोबारा आपको मौका दे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको लपक लो, सिंपल सी बात है। और ये वाक्य जो मैंने बोला, इसको बहुत अच्छे से वो लोग जानते हैं जो कि करीब 8-10 साल से तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉर्नर से उनसे चूक हुई है और उन्हें बाद में रियलाइज़ हुआ है। ऑब्वियसली हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, हमने भी बहुत सीखे हैं, हर कोई सीखा है, हर कोई फेलियर्स, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, बहुत जगह फेलियर हुआ, 15-20 फेलियर हुए हैं। तो सबके साथ होता है, सबके साथ लाइफ में बहुत परेशानियां भी होती हैं। तो एक चीज़ और है ना कि लाइक अगर कोई आप रास्ते से जा रहे हो, अगर आपको कोई बोलता है कि सामने गड्ढा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है ना यार कि उस गड्ढे में गिर के अपने पैर हाथ तोड़वा लो और उसके बाद समझो कि हाँ यार गड्ढा था, नहीं जाना चाहिए था। जब देख रहे हो कि सामने से जा रहा है कोई गड्ढे में गिर गया और कुछ प्रॉब्लम हुई उसको, तो यार हम रास्ता ही चेंज कर देना, क्यों हम जाके खुद गिरे। तो खुद से हर कुछ एक्सपीरियंस खुद से कर लेना, लाइफ बहुत छोटी हो जाती है। इसलिए दूसरों की गलतियों से भी सीखनी चाहिए। मैंने देखा है लास्ट टाइम भी जो बिहार एसआई का जो 1717 वाला, और फिर हमारे समय में भी कुछ बच्चों ने डेडिकेटेड होकर सिर्फ इसी की तैयारी की थी। और चूँकि टायर 1 में तो सब निकल गए, टायर 2 में कुछ फेल हो गए, कुछ इसमें फिजिकल में बाहर हो गए, और कुछ के तो मेडिकल वाला जो अभी इशू चल रहा है वो हो गए। तो वो लोग बाकी एग्ज़ाम्स को साइड में रख चुके थे, तो प्रॉब्लम्स हुई उन लोगों के साथ। तो वही मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग ना करो ऐसा, आप बैलेंस अप्रोच बना के चलो। काफ़ी टाइम मिल गया इसमें, अभी हो सकता है कि 26 दिसंबर के आसपास शायद एग्ज़ाम हो पाए, या फिर हो सकता है जनवरी भी जाए। और ऐसे भी आयोग के पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि अभी तो हमें ट्रेनिंग एकेडमी में जाना है और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग 1 साल की होगी, उसके बाद शायद आप लोगों की ज्वाइनिंग वगैरह हो, तो उनके पास काफ़ी समय है, तो वो भी बहुत जल्दी में नहीं है। अब रही बात ये लोग में बैलेंस कैसे बनाने के लिए ज़रूरी है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिलेबस को किसी भी एग्ज़ाम में देखो 3-4 पॉइंट। पहली बात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दूसरी बात सिलेबस, ये दोनों को बहुत अच्छे तरीके से देखने की ज़रूरत है। मतलब एनालाइज करो। और होता है ना कि बार बार चीज़ों को देख, ये आप हर जगह सुनते होंगे, लेकिन कभी आपने इसको फॉलो नहीं किया है, और लोग नहीं करते हैं बेसिकली। और अब देखना ना, किसी भी सिलेक्टेड से पूछना तो सिलेबस को बहुत अच्छे से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सही अच्छे ढंग से, इसको अगर आपने बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया तो आपका 40% कंपटीशन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इट्स ट्रूथ। और जो सब्जेक्ट को आपने एनालाइज किया, सिलेबस को देखा, ये सब करने के बाद जो बुक्स वगैरह आपने डिसाइड किया, उसको आप एक टाइम फ्रेम बना लें कि रोड मैप बना लें कि हाँ, मुझे इतने दिनों में इस टॉपिक को ख़त्म करना है, इतने दिन में इस चैप्टर को ख़त्म करना है। इवन डेली का भी बनाए कि आज मुझे इस टॉपिक को इन टॉपिक को ख़त्म करना है इन सब्जेक्ट में। तो इससे आपका लाइफ बहुत, मतलब आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा, ढंग से। थर्ड थिंग कि आप जब भी मतलब पढ़ाई करें तो आप पॉइंट्स बनाते चलें। बहुत सारे कचड़े चीज़ होते हैं, उसको आप छांटते चलें फर्स्ट रीडिंग में ही, कोशिश करें। देखो, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है बुक्स पढ़ते समय कि किस पॉइंट को छोड़ना है, किस पॉइंट को नहीं छोड़ना है। मैं किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन जनरल बता रहा हूँ।
तो उस समय क्या होता है कि वो आप इसलिए मार्क नहीं कर पाते हैं, बहुतों के साथ होता है ऐसा, क्योंकि आपने सिलेबस को अच्छे से देखा ही नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपने देखा ही नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर को देखो अच्छे से। उसके बाद जब आप पहली रीडिंग दे रहे हो किसी भी बुक को, तो आप उसमें से एनालाइज करो कि ये काम की चीज़ थी या नहीं है। अगर मान लो किसी के साथ ये भी होता है कि चलो ना समझ में आया, कोई बात नहीं, एक बार पहली रीडिंग दे लो, लेकिन सेकंड रीडिंग देते समय तो मार्क कर लो कि हाँ, थर्ड रीडिंग में मैं ये नहीं पढ़ूंगा या यही पढ़ूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ताकि क्या होगा ना कि थर्ड रीडिंग में आपका सिलेबस ऐसे ही 50% से भी कम हो जाए, तो अब फोर्थ रीडिंग में 10% ही पढ़ना पड़े, ऐसे होते जाता है। ऐसे ही बार बार रिवीजन किया जाता है। ये नहीं कि एक बुक को उठाएं, पहली बार से लास्ट पेज तक खत्म किए, फिर दूसरी बार में पहले से लास्ट, ऐसे नहीं होता। वही कम किया जाता है। पहली बार में 100%, सेकेंड टाइम में 70%, थर्ड टाइम में 50%, फोर्थ टाइम में 20% पढ़ना पड़े, ऐसे ये हुआ। और कोशिश करें कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ब्रेक ना लें, बहुत ज़्यादा ब्रेक ना लें। बहुत हुआ तो 5-10 मिनट का देखें, बीच में मोबाइल वगैरह वही टच करोगे तो फिर तो आप अपनी दुनिया में चले जाओगे। तो ये सबसे दूर रहो। 10 मिनट के लिए ब्रेक ले सकते हो पढ़ाई के बीच में। उसके बाद अगर आपको बोरियत फील होता है, नहीं पढ़ पा रहे हो अकेले, तो फिर आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो, इट्स अ बेटर। जहाँ तक ये तीनों एग्ज़ाम, चारों एग्ज़ाम के बारे में बात है, तो देखो 3 एग्ज़ाम जैसे कि NTPC, UPSI और ग्रुप डी, इवन अभी SSC CGL भी चल रहा है, पैरेलल में चलेगा। तो ये सारे एग्ज़ाम के सिलेबस अप्रॉक्स सेम है। UPSI में एक हिंदी ऐड हो जाएगा और फिर ये IPC वगैरह। तो IPC वगैरह को मैंने पहले ही बोला है कि उसमें 100, 200, 150 क्वेश्चन के आसपास पढ़ लो, उससे ज़्यादा ना पढ़ो, वो वेस्ट है, आपका टाइम वेस्ट जो होगा। हिंदी आपको बस UPSI में पढ़ना पड़ेगा, बाकी का सिलेबस इन एंड अराउंड सेम है। और मेन है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है अगर ये तीनों में, तो वो ये है कि ये तीनों में सिर्फ एक एग्ज़ाम में आपका करियर डिसाइड हो जाएगा। और बिहार SI में अभी बहुत लेवल के एग्ज़ाम है, ये पॉइंट मुझे सबसे स्टार्टिंग में ही बोलना चाहिए था, बट नो वरीज। आप अगर यहाँ तक आए हैं तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसमें अब NTPC में टायर 2 CBT 2 बचा हुआ है। अब कुछ पॉइंट्स के लिए, कुछ पोस्ट के लिए साइको है, तो वो बहुत इजी है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। मैंने खुद 2 बार साइको क्लियर किया है, तो नो इशू, आप उसमें कर सकते हैं। और पास होने की मैं तरीका बताऊंगा, सिर्फ पास होना या थोड़ा बहुत मार्क्स उठाना, इसके लिए। तो NTPC में आपको बस मेरिट बनाना वाला है। UPSI में सेम है, CBT एक ही होता है, बस उसमें उसी में मेरिट बन जाना है। ग्रुप डी में सेम है। तो यार पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओ, उसके बाद आप तैयारी करते रहना ना, क्या मतलब बनता है, फिर तो है ना आपके पास। NTPC में अभी मेरे ख्याल से 20 गुना देगा। और कट ऑफ वगैरह के बारे में मैं अभी जस्ट नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी से रिलेटेड होगा, क्या कट ऑफ जाने वाला है या क्या नहीं जाएगा। तो और इसका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली देखो 8 से 20 अक्टूबर के आसपास तो CGL का एग्ज़ाम चलने वाला है, तो मेरे ख्याल से उसके बाद ही होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में हो जाए, नवंबर में ही मुझे UPSI का भी लगता है। तो देखो ये सब क्लैश करने वाला है, अचानक से एक साथ हो सकता है, और 10-10 दिन, 15-15 दिन का गैप बचेगा, और उस समय फिर आप हड़बड़ में सब एग्ज़ाम को गड़बड़ कर जाओगे। तो अभी आपके पास 3 महीने 4 महीने का टाइम है, आप रोड मैप तैयार कर लो। ये वीडियो मैं पहले बनाना चाह रहा था, थोड़ा लेट हो गया, बट एनी हाउ आप लोग समझदार हैं, करियर आपको बनाना है, तो आपने ज़रूर डिसाइड कर रखा होगा, कुछ न कुछ आपने प्लान कर रखा होगा अकॉर्डिंगली। ग्रुप डी में भी वैसे ही एक ही एग्ज़ाम होने वाला है, और मेरे ख्याल से ग्रुप डी का नोटिफिकेशन मतलब एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो नोटिस है वो मेरे ख्याल से सितंबर में श्योर आ जाएगा, उससे लेट नहीं होने वाला है। और NTPC का एक्चुअली में देखो होने के लिए तो बोला है कि पहले ग्रुप डी होगा NTPC का CBT 1 के बाद, लेकिन मेरे ख्याल से हो सकता है कि बीच में 5 दिन में निपटा ले, क्योंकि अब तो बच्चे कम बचेंगे CBT 2 के लिए, तो बीच का 3-4 दिन में भी टायर 2 निपटाया जा सकता है, क्योंकि NTPC पोस्ट की बहुत ज़रूरत है। अभी रेलवे में एम्प्लॉय बहुत कम है, तो चूँकि इसकी वैकेंसी बहुत पहले आई थी 2014-15 में, ग्रुप डी वाले तो ऐसे भी लास्ट वैकेंसी भी हो गया है, तो ठीक है, मतलब ये ज़रूरत है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। मैं फिर से वही बोलूँगा, आप अगर बिहार SI के कैंडिडेट हैं, अगर आपने 7 महीने का फॉर्म भरा हुआ है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना होने दें। बिहार SI कहीं नहीं जाने वाला है, अभी काफ़ी टाइम है, 4 महीने तो अभी मिल गए हैं इसके लिए, PT के लिए, फिर मेंस के लिए मिलेंगे, और
देखो कुछ न कुछ कारण से हो सकता है पोस्टपोन हो, नहीं भी हो तो थोड़ा सा 2 महीने तो हम रिस्क ले सकते हैं यार, उतने सीट को जाने मत दो, मैं यही बोलूँगा, सिंपल सी। और मेनली ना कि बिहार एसआई में अभी 3 लेवल है, 3 लेवल है आपके, पीटी हैं, मेंस हैं, उसके बाद फिजिकल है, तो बहुत सारे क्राइटेरिया होता है यार अभी सिलेक्शन में। देखो अभी आप बैलेंस अप्रोच लेके चल सकते हो, जैसे बहुत कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका करीब 60% सिलेबस कवर हो चुका होगा, बिहार एसआई की तैयारी हो चुकी होगी, 50% भी हो चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो कि अभी से जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं तो कम से कम नेक्स्ट 1-2 महीने तक आप 25% बिहार एसआई को ध्यान दें और 75% आप जो भी एनटीपीसी, यूपीएसआई वगैरह ये सब का जो कॉमन सिलेबस है, लाइक मैथ्स, रीजनिंग कॉमन सिलेबस है और मेजोरिटी पोर्शन को कवर करता है। देखो जीके जीएस आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है, यूपीएसआई के लिए आपको हिंदी अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप कॉमन जो भी अभी टाइम है आपका, उसमें 25% आप बिहार एसआई को दें और बाकी 75% में ये सब को कवर करें। और जब बिहार एसआई का बिगुल बजेगा वो होगा मिड नवंबर, अब मिड नवंबर के बाद फिर लग जाना है फिर इसके लिए। अच्छा, एनटीपीसी का एक और खूबसूरती है कि इसमें आपको हर एक लेवल का अलग एग्ज़ाम होगा। मैं डिटेल वीडियो इसमें बनाऊंगा, लाइक लेवल 5 के लिए अलग एग्ज़ाम, लेवल 6 के लिए अलग एग्ज़ाम, लेवल 4 के लिए अलग एग्ज़ाम, हर एक लेवल का अलग अलग एग्ज़ाम होगा। एक एग्ज़ाम खराब भी गया तो दूसरा एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा। इसमें मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगा। सिमिलरली यूपीएसआई के लिए भी है कि यूपीएसआई के लिए भी आपको बस एक ही एग्ज़ाम देना है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और उसमें भी फिजिकल आसान है कंपेरेटिवली, तो मेन है सीबीटी, आप यहाँ क्लियर करो, मार्क्स लॉ इंडिविजुअली कट ऑफ है, सब्जेक्ट वाइज 35%, ओवरऑल 50%, तो ये आप कवर कर लो तो मोस्ट प्रॉब्ली देखो 60% लेके आ जाओ, 65% से ज़्यादा कट ऑफ कभी नहीं जाता है यूपीएसआई का, क्योंकि इसमें मैथ्स और रीजनिंग का लेवल ठीक रहता है, अच्छा खासा रहता है। मैथ्स का तो डेफिनेटली अच्छे लेवल का रहता है क्वेश्चन, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। इसमें हिंदी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो सिमिलरली ग्रुप डी के लिए भी मैं बोलता हूँ, देखो ग्रुप डी को आप हाथ से न जाने दो। आप ये मत सोचो कि ग्रुप डी बहुत ख़राब पोस्ट है या ऐसा, ग्रुप डी में सिर्फ एक पोस्ट या मैक्सिमम 2 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें ख़राब पोस्ट नहीं है, लेकिन हाँ उसमें फिजिकल वर्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बाकी पोस्ट में आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन हैंड सैलरी आपकी 25+ मिलेगी, 28 के आसपास मिलेगी, 28,000 के आसपास एनपीएस काट के, तो यार 25-28,000 सही है आपको अपनी, एक तो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे और कंपटीशन न के बराबर होता है ग्रुप डी में। अब देखो ऐसे ना बोल दें, कुछ लोग ऑफेंडिव हो जाएंगे कि इतना आसान नहीं होता है। यार देखो तैयारी करते हैं, जो मेहनत करते हैं उनके लिए आसानी होता है, वो निकालते हैं, तो आप भी लगो यार, आपका भी होने लगेगा। देखो एक लेवल होता है, एक लेवल पे पहुंच जाओगे, जैसे छत पे चढ़ते हो ना, तो आप पहला सीढ़ी पे रहो, 5वें सीढ़ी पे रहो या 10वें सीढ़ी पे चढ़ते रहो, आपको छत पे जब तक आप एक पैर नहीं रखोगे ना, लास्ट पैर, तब तक आप छत पे नहीं हो। वही होता है कि हम लोग बीच में रहते हैं, ऊपर के लास्ट सीढ़ी पे या सेकंड लास्ट सीढ़ी पे रहते हैं, लेकिन छत पे पैर नहीं जा पाता है, बस वही होता है। छत पे जैसे ही पैर पहुंच गए ना, फिर एक लेवल आपका बन जाता है और उसके बाद आप सारे जॉब निकालने लगोगे। ये सबके साथ होता है, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये सब सबके लाइफ का पार्ट है। अगर जिस किसी के लाइफ में ये सब नहीं आया है तो समझो कि उसने कभी कंपटीशन किया ही नहीं है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं की है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो लाइफ का एक्सपीरियंस है। जो जितनी डिफ़िकल्टी फेस करोगे यार, सक्सेस होना ना होना बहुत, चलो ठीक है, मैटर करता होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लाइफ का लेसन सीख रहे हो, दैट्स ऑल। और इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि लाइफ में हमेशा बैलेंस अप्रोच लेकर चलो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो। इससे क्या होगा कि अगर मान लो हाथ से एक गया तो भी मेरे पास दूसरा ऑप्शन रहे, तीसरा ऑप्शन रहे, ये नहीं कि एक गया तो फिर मैं नेक्स्ट वैकेंसी की वेट करूँ। तो आपकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और कंटिन्यूटी, जहाँ भी कंटिन्यूटी है वो शख्स जीता ही है, चाहे वो जैसा भी जीते। तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, धीरज धरिए, मोटिवेटेड रहिए, एग्रेशन लाइए, लेकिन पढ़ाई के प्रति लाइए, बिल्कुल होगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।